प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको अविकारी शब्दों के 5 भेदों में से 2 को पढ़ाने का प्रयास किया था, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक अव्यय। बचे हुए उन 3 में से आज संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात, इन 3 के बारे में हम आज पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल जो आपको बताया गया उसमें अवश्य आप सभी को समझने का प्रयास किए होंगे और बातें आपके समझ में भी आई होंगी। तो तीसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक है क्या? जो अव्यय शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे के पास, के बाहर, के साथ, के पहले, के आगे, के पीछे, के मारे, के ऊपर, के सामने, के मध्य, के नीचे, के द्वारा, के संग, अधीन, के बराबर, के भरोसे इत्यादि। फिर से देखें, जो अव्यय शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लें स्लाइड में। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर वाक्य में उनका संबंध अन्य शब्दों से प्रकट करने वाले ही संबंध बोधक हैं। प्रमुख बातें आप जानें। अब हिंदी में 2 प्रकार के संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक विभक्तियों के साथ होते हैं और एक विभक्तियों के बिना होते हैं। विभक्तियों के साथ संबंध बोधक, दूसरा विभक्तियों के बिना संबंध बोधक। विभक्ति क्या है आप जानते हैं, कारक विभक्ति आप पढ़ चुके हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, जबकि संस्कृत में 7 ही होते हैं। ठीक है, विभक्तियाँ 7 होती हैं, तो संस्कृत में चूँकि 7 कारक माने गए हैं इसलिए विभक्तियाँ 7। प्रथमा विभक्ति से लेकर के प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी 7 विभक्तियाँ ही हैं। ठीक है, तो विभक्तियों के साथ, विभक्तियाँ मतलब कारक चिन्ह, कारक चिन्ह से ही विभक्तियों की पहचान होती है। तो जहाँ कारक चिन्ह लगे होंगे वो विभक्तियों के साथ होंगे। विभक्तियों के साथ संबंध बोधक का एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है। वहाँ पेड़ के पास कौन खड़ा है? पेड़ और खड़ा होने वाला व्यक्ति कौन सा नाम है? पेड़ संज्ञा है। इन 2 शब्दों को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? के पास। के पास जोड़ रहा है। तो के पास क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय है, 2 शब्दों को जोड़ रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा। के, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का की के संबंध कारक है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा होता है कि विभक्तियों के बिना संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मैं वहाँ कई महीनों तक रहा।
तो मैं सर्वनाम है, सर्वनाम का क्रिया रहा के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है। कोई पर्टिकुलर स्थान है जहाँ कहा जा रहा है कि कई महीनों तक रहा, तो कई महीनों तक क्या है? कई महीनों तक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय। अब आप ध्यान दे से सुने कि रसोई के अंदर बिल्ली है, के अंदर संबंध बोधक अव्यय है। मेरे घर के पास मंदिर है, के पास। झील के उस पार पहाड़ी है, पार। ठीक है। लड़कों के अलावा लड़कियों को भी बुलाओ, के अलावा। मेरे घर के सामने आम का वृक्ष है, के सामने। पार्क के चारों ओर चारदीवारी लगवा दो, के चारों ओर। लड़की की तरफ मत देखो, की तरफ। तुम्हारे अलावा उसे कौन पैसे दे सकता था, के अलावा। ये सभी संबंध बोधक अव्यय है। तो आप फिर से जान लें, संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं। वाक्य के अन्य शब्दों में अगर संज्ञा है सर्वनाम भी हो सकता है, सर्वनाम है तो संज्ञा भी हो सकती है, क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अधिकांश संबंध बोधक को परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग कारक चिन्ह, तो के से रे आदि कारकी चिन्ह लगे रहते हैं। से पहले, के बाद, मेरे बाद, रे बाद हो गया आदि। कभी कभी कारक चिन्हों का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे मैं कल जमुना पार जाऊंगा, के पार को के हटा दिया, पार। बताया ना, को विभक्ति रहित, विभक्ति के बिना। मेरे पीठ पीछे क्या बुराई हो रही, पीठ के पीछे को पीठ पीछे बोल दिया। का परसर्ग भी संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम के साथ मिलकर प्रयुक्त होता है। ठीक है। बिल्ली कमरे के अंदर है, तो कमरे के अंदर, बिल्ली कहाँ है? कमरे के अंदर है। ये क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं। कहाँ चढ़ गए? पेड़ के ऊपर। ये क्रिया विशेषण हो गया। ध्यान देने वाली बात। तो जहाँ तक परसर्गों का प्रश्न है, ये संज्ञा सर्वनाम के साथ लग करके नामिक या सार्वनामिक विशेषण भी बनाते हैं। मुकेश का भाई, आलू की कचौड़ी, तुम्हारा घर, उड़द की दाल, मेरी किताब। इन शब्दों को देख करके आप संबंध बोधक का भ्रम मत पालना कि ये संबंध बोधक तो नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो संबंध बोधक आपने समझा। अब इसके बाद विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है? आप बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय, खेद, घृणा आदि भावों के बोधक हों, वे सभी विस्मयादि बोधक कहे जाते हैं। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रसन्नता, घृणा, नफरत, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, दुख आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहे जाते हैं। जैसे अरे, हाय, उफ, ओह आदि। इनके बाद लिखित भाषा में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। इन शब्दों का कोई शब्दार्थ नहीं होता, ये केवल मनोभावों को व्यक्त करने का कार्य करते हैं। आप ये न पूछें कि हाय का मतलब क्या है, अरे का मतलब क्या है। नीचे कुछ ये केवल मुख से ही बोले जाते हैं, नीचे कुछ विस्मयादि बहुत शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है। आप इन्हें समझने का प्रयास करें। अरे, ओह, हैं भाई साहब, हैं,
क्या? ओ, ये विस्मय आश्चर्य का बोध करता है। आगे, वाह क्या खूब, लाजवाब, बहुत अच्छे। ये हर्ष, आनंद, प्रसन्नता, उल्लास का सूचक है। उफ, ओह, हाय, हाय राम, ये शोक, पीड़ा, ग्लानि का सूचक है। छी, छी छी, हट, धिक, ये घृणा और तिरस्कार का है। शाबाश, सुंदर, बहुत खूब, प्रशंसा, तारीफ का सूचक है। बच के जाना, हट के, सावधान, चेतावनी सूचक है। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, सहमति, स्वीकृति सूचक है। हे, ए, ओ, अजी, ये संबोधन और आह्वान सूचक है। तो विस्मयादि में जो देखा यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, आहा गरम गरम जलेबियाँ, छी, इस पिल्ले को हटा यहाँ से, सावधान, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। हाय, बेचारे का बेटा मर गया। हाय, अरे तुम मोटरसाइकिल चला लेते हो, अरे तुम मोटरसाइकिल चला लेते हो। शाबाश शब्द से खुशी, उप शब्द से बेचैनी, खबरदार शब्द से चेतावनी और आह शब्द से पीड़ा और कष्ट। जिन शब्दों द्वारा विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, भय, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब विस्मयादि बोधक शब्दों में आहा शब्द प्रसन्नता का, छी शब्द घृणा का, सावधान शब्द खतरे का, जीते रहो शब्द आशीर्वाद का, हाय शब्द शोक का, अरे शब्द आश्चर्य का सूचक है। विस्मय का बोध कराने वाले शब्दों के कारण इन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, इस बात पर ध्यान देने वाली बात है। अब कहेंगे विस्मयादि बोधक शब्दों का, पदों का परिचय कैसे देंगे? तो विस्मयादि बोधक पदों का परिचय देने के लिए, जैसे अगर आपने कहा कि अरे तुम मोटरसाइकिल चला लेते हो, तो अरे का परिचय देना हो तो आप लिखेंगे अव्यय। अव्यय लिखने के बाद लिखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय, फिर लिखेंगे आश्चर्य का भाव। आपको भाव लिखना होगा कि कौन सा भाव है। आश्चर्य है तो आश्चर्य, दुख है तो दुख, पीड़ा है तो पीड़ा, कष्ट है तो कष्ट, घृणा है तो घृणा, खुशी है तो खुशी। ये भाव का नाम लिखना होगा। अव्यय लिखना होगा, अव्यय के बाद विस्मयादि बोधक अव्यय लिखना होगा, फिर भाव का नाम लिखना होगा। वाह क्या बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना है, तो वह अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, हर्ष का भाव। ओह मुझे अपनी गलती का एहसास है, ओह क्या है, अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, ग्लानि का भाव है। शाबाश अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, प्रशंसा का भाव है। ठीक है, इस तरह से विस्मयादि बोधक शब्दों, पदों का परिचय देते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ विकारी शब्दों का भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे राम राम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, संज्ञा शब्द। सर्वनाम शब्द में क्या, मोहन प्रतियोगिता में प्रथम आया, सर्वनाम। विशेषण शब्द, अच्छा तुमने सारा काम खत्म कर दिया। क्रिया शब्द, आओ यहाँ बैठो। तो इन विकारी शब्दों का, जो विकारी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इनका भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब एक बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि शब्दों के प्रयोग से उसकी कोटि निर्धारित होती है। कभी संज्ञा विस्मयादि बोधक अव्यय बन जाती है, तो कभी संज्ञा विशेषण बन जाती है, कभी सर्वनाम विशेषण बन जाता है। तो ये बातें, अब कभी क्रिया बन जा रही विशेषण, तो आप कभी क्रिया बन जा रही है क्रिया विशेषण, वह चलते चलते थक गई। तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देने वाली है कि शब्दों के, वाक्य में शब्दों के प्रयोग से ही उस शब्द की, उस पद की
कोटि निर्धारित होती है कि किस कोटि का है ये, और उसका परिचय दिया जाता है। ये बात ध्यान देने वाली है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं, पद बन जाते हैं, तो पदों का परिचय उनके वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही देना होता है। आप यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं कि राम राम भले ही संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ उसमें आदि बोधक अव्यय बन गया। क्या भले ही सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ आश्चर्य सूचक बन गया। अच्छा, सहमति सूचक हो गया, स्वीकृति सूचक हो गया। आओ, यह आह्वान सूचक है जो क्रिया शब्द है, लेकिन यहाँ विस्मय आदि बोधक अव्यय बन गया। अब कुछ शब्दों पर दिया जा रहा है, इस चार्ट को आप बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और रटने वाली बात है। विस्मय, आश्चर्य, है, अरि, अरे आदि, प्रशंसा, हर्ष, आहा, ओहो, वाह, शाबाश आदि, संबोधन, अजी, ओजी, अबे, ओए, पीड़ा, शोक, लज्जा, आह, ओह, उफ, हाय आदि, चेतावनी, सावधान, खबरदार, क्रोध, हरे, खामोश, चुप आदि, आशीर्वाद, जीते रहो, दीर्घायु हो, खुश रहो आदि, स्वीकृति में अच्छा, हाँ, ठीक आदि, भय में बाप रे बाप, हाय, ओह आदि, घृणा, तिरस्कार में छी, धिक, हट, चलो आदि। इसमें आदि बोधक अव्यय है। इसके बाद आता है निपात। निपात वे शब्द हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं, अर्थ में बल लाने का काम करते हैं निपात, और इनका कोई काम नहीं है। किसी शब्द में, पद में अगर लग जाएंगे तो उसके अर्थ में ये विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, और इनका इतना ही काम है। जैसे तो, भी, ही, सिर्फ, तक, भर, केवल इत्यादि। निपात शब्दों को आप रट लें, बिना रटे काम नहीं चलने वाला। अगर एक बार रट लेंगे, इनका मतलब यही है कि केवल ये वाक्य में अर्थ पर बल देते हैं, विशेष प्रकार का बल देते हैं। और हिंदी के प्रमुख निपात ही, भी, तक, तो, मात्र, भर ही हैं। इनका अक्सर प्रयोग किया जाता है। ये अर्थ पर जोर देते हैं, इनको रटने की जरूरत। जैसे मुझको भी अमेरिका भिजवा दीजिए, मुझको अमेरिका भिजवा दीजिए और मुझको भी अमेरिका भिजवा दीजिए, दोनों में बहुत अंतर है। मुझे घर जाना है, सिंपल सेंटेंस है, मैं घर जाने वाला हूँ, जाना है। मुझे तो घर जाना है, मतलब अवश्य जाना है। और अगर कह दिया जाए, दो निपात लगा दिए जाए, मुझे घर तो जाना ही है, और जोर दे दिया मैंने, मैं तो उससे परिचित भर हूँ, तो भी है, भर भी है, ठीक है। एक में क्रिया पर जोर दे रहा है, एक में सर्वनाम पे जोर दे रहा है। अब तो पिताजी को ही जाना पड़ेगा, तब वह बात मानेगा। पिताजी को ही, संज्ञा पे ही जोर दिया जा रहा है। तो निपात का प्रयोग केवल वाक्य में अर्थ पर बल देने के लिए ही किया जाता है, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। मैं भी पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा। महात्मा गांधी ने जीवन भर सत्य बोला। मेरे पास तो केवल 200, मेरे पास तो 200 रुपये हैं, ये भी कह सकते थे। केवल मतलब उतने ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। महात्मा गांधी ने जीवन भर सत्य बोला। महात्मा गांधी ने सत्य बोला मतलब कब तक बोला कोई पता नहीं, लेकिन जीवन भर कह देने से ये श्योर हो जा रहा है कि नहीं, जीवन भर सत्य बोला उन्होंने। वह 10 बजे तक लौट आएगा। अगर आप कहें कि वह 10 बजे लौट आएगा, तो हो सकता है कि ना भी लौटे, लेकिन तक लगा देने से इसका मतलब है जबरदस्त से लौट आएगा। मैं पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा, तो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन कह दिया कि मैं भी पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा, तो भी लगा देने से एश्योरेंस हो गया कि आप अवश्य जाएंगे। तो जो अव्यय शब्द किसी शब्द के साथ उसके अर्थ पर भी बल देते हैं, उन्हें निपात शब्द कहते हैं, निपात कहते हैं। अब कहेंगे कि निपात का हम परिचय कैसे देंगे, तो ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, जो भी कुछ लगा हुआ हो उसमें कुछ मार कर लिखना है आपको अव्यय, अव्यय के बाद निपात, और जिस पर जोर दिया जा रहा है, संज्ञा पर जोर दिया जा रहा है, संज्ञा, पद पर बल, और यदि सर्वनाम, मुझको भी सर्वनाम पद पर बल दिया जा रहा है ना, और मुझे घर तो जाना है, घर तो संज्ञा पर जोर दिया जा रहा है,
तो 3 परिचय में से कोई भी 2 लिख दें। अव्यय लिख दें, निपात लिख दें, घर संज्ञा पद पर बल देने का कार्य कर दें, नौकरी मात्र से कुछ बचेगा, कुछ नहीं होगा, तो नौकरी संज्ञा शब्द है, तो मात्र लिखा है, मात्र निपात है, अव्यय है, नौकरी संज्ञा पर बल। इस तरह से 3 परिचय होते हैं, इनमें अगर 2 भी आप लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो निपात अवश्य लिखें, अव्यय अवश्य लिखें, और किन शब्दों के साथ वो लगे हुए हैं। अगर संज्ञा के साथ लगे तो संज्ञा पर बल, सर्वनाम के साथ लगे हुए हैं तो सर्वनाम पर बल, और अगर क्रिया पर लगे हुए हैं तो क्रिया पर बल लिख देंगे। जैसे जाना ही पड़ेगा, तो यहाँ संज्ञा सर्वनाम नहीं है, जाना क्रिया है, तो लिखेंगे अव्यय, निपात, क्रिया पर बल। इन 3 परिचयों को लिख देंगे तो आपका ये निपात का पद परिचय हो जाएगा। तो इन निपात को आप याद कर लें। निपात का स्थान परिवर्तित होने से उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। ये बात विशेष है, ध्यान देने वाली है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, अगर निपात का स्थान आप चेंज कर देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। सेठ ने रमण को केवल 10 रुपये दिए, ठीक है, केवल 10 रुपये, यहाँ विशेषण का कार्य कर रहा है केवल, तो यहाँ विशेषण पर बल दे रहा है, तो ये लिखेंगे, केवल का परिचय देंगे, अव्यय, निपात, विशेषण पर बल। अब यहाँ लिखा गया सेठ ने केवल रमण को 10 रुपये दिए, रमण संज्ञा शब्द है, केवल उसके लिए आया तो परिचय बदल जाएगा, होगा अव्यय, निपात, संज्ञा, रमण संज्ञा शब्द पर बल, ठीक है। और अर्थ बदल गया, सेठ ने रमण को केवल 10 रुपये दिए, मतलब केवल रमण को दिए, किसी को नहीं दिए। सेठ ने रमण को केवल 10 रुपया दिया, मतलब सेठ ने रमण नाम के लड़के को केवल 10 रुपया पकड़ा दिया, 11वां रुपया नहीं दिया, 12 रुपया नहीं दिया, केवल 10 दिया। और कहा जाए कि सेठ ने केवल रमण को 10 रुपया दिया, मतलब 10-20 बच्चे रहे होंगे, उनमें से केवल रमण को 10 रुपया दे करके छुट्टी पा लिया और किसी को उसने कुछ नहीं दिया। भाव बदल गए। कुछ मुख्य निपात निम्नलिखित हैं, तक, मात्र, केवल, भी, हो, ही, तो, इन्हीं का बार बार प्रयोग आता है। इस तरह से आज संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात को मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि अभिकारी वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात, इन सब का परिचय भी आपने जान लिया। और मुझे उम्मीद है कि आप जो गृह कार्य दिया जा रहा है संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात का पद परिचय देने का, वह आप अवश्य करेंगे। जो कल भी गृह कार्य दिया गया था उसे भी आपने किया होगा। अच्छा तो होगा गृह कार्य करके PDF फॉर्मेट में आप ड्राइव लिंक में अपलोड कर दें, लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करते हैं। अब मैं कैसे समझाऊं आपको कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो ये होमवर्क करके लोड कर दिया करिए, तब चेक हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के मन में इच्छा ही नहीं जाग रही, कैसे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, कैसे आप लोग पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। बहुत मुश्किल काम है आपके लिए। पता नहीं कब तक आपकी आंखें खुलेंगी। सितंबर का महीना आ गया, 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। तैयारी आपकी इस तरह की है, ठीक है, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। और मैं क्या कह सकता हूँ।